discussing the different type of ulcer, and here we are back with acute stress pectic ulcer. ये सुपरफिशियल इरोजन होती है, मतलब कि टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर होगी, मिनिमल इन्फ्लेमेशन। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो बहुत कम होती है। रिकवर्ड क्विकली व्हेन कॉज इज आइडेंटिफाइड एंड रिमूव। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है जब आपको कॉज पता चल जाता है और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो इसको सॉल्व करना या इस कंडीशन को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। देन वी हैव द कशिंग अल्सर और कर्लिंग अल्सर। गैस्ट्रिक ओके, तो हम लोग कशिंग अल्सर को डिस्कस कर रहे थे। गैस्ट्रिक ड्यूडेनल और एसोफेगल अल्सर अराइजिंग इन पेशेंट विद द इंटरक्राइनल इंजरी और ऑपरेशन। अगर तो ब्रेन की कोई इंजरी या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से जो अल्सर होगा उसको हम कशिंग अल्सर बोलते हैं। कर्लिंग जो होता है वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होता है और ये ट्रोमा या बर्न्स की वजह से होता है। तो ये दो तरह के अल्सर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। Now we will move toward the stress ulcer secondary to the systemic burns are curling. अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो उसको हम कर्लिंग अल्सर बोलेंगे। स्ट्रेस अल्सर इन पेशेंट विद acute traumatic brain injury। अगर स्ट्रेस अल्सर ही है बट हमारे पास कोई जो है वो इंजरी हुई थी या कोई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी थी तो उसको हम कशिंग अल्सर बोलेंगे। जो गैस्ट्रिक बॉडी होती है और फंडस है, ठीक है, अब दिस इज़ रिलेटेड टू द शेप ऑफ द स्टमक, उससे डील करता है कि गैस्ट्रिक बॉडी एंड फंडस आर कॉमन लोकेशन फॉर द स्ट्रेस अल्सरेशन बट कैन आल्सो बी सीन इन द एंट्रम एंड ड्यूडेनम। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बॉडी और फंडस में ही हो, देयर आर द चांसेस कि वो किसी और पार्ट में भी हमारे पास हो सकता है। दिस इज़ द बॉडी एंड दूसरी चीज़ फंडस। तो दीज टू पोर्शन आर द मेन पोर्शन जहाँ पे अल्सर होने के चांसेस होते हैं। अब ये जो कशिंग अल्सर है वो सीएनएस इंजरी से रिलेट करता है। इसमें एक सिंगल डीप लीजन होती है इन द ड्यूडेनम और द स्टमक में, एक सिंगल हमारे पास मसला आएगा। जो कर्लिंग अल्सर होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द थर्मल इंजरी। ये थर्मल इंजरी से एसोसिएट करता है और ये एसोफेगस, स्टमक या स्मॉल बॉल या कॉलन वगैरह में ये हो सकता है। तो दैट इज़ समथिंग कि हम लोग कशिंग और कर्लिंग अल्सर को रिलेट कर रहे हैं विद द डिफरेंट थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड with the position and the lesion जो हो रही है इस सब में। Then we have chronic pectic ulcer। अभी हमने acute पढ़ा था। Now we have the chronic pectic ulcer, muscular wall erosion with the formation of fibrous tissue। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें muscular wall की erosion होती है और इसमें हमारे पास fibrous tissue की formation हो जाती है। अब ये तब होता है जब हमारे पास बहुत टाइम हो गया है, बहुत अरसा हो गया है, 4 टाइम मोर कॉमन देन द, और इसकी जो होती है ना, मतलब 4 टाइम ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द एक्यूट अल्सर। इसमें ड्यूडेनल अल्सर आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर आते हैं, इसोफेगल अल्सर आते हैं एंड ब्लीडिंग अल्सर आते हैं। इट्स लाइक द टंग ट्विस्टर। ये सारे अल्सर इसके अंदर आ जाते हैं। देन वी हैव जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड जॉनसन क्लासिफिकेशन ऑफ द पैक्टिक अल्सर। इस तरीके से ही हम सिर्फ अपने पैक्टिक अल्सर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अल्सर अलॉन्ग विद द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, टाइप 1। देन वी हैव टाइप 2 जिसमें 2 अल्सर होते हैं, एक गैस्ट्रिक होता है और एक प्री पायलोरिक है, ये ड्यूडेनल होता है। फिर तीसरी जो होती है वो प्री पायलोरिक आ जाती है। टाइप 4 जो होती है वो प्रॉक्सिमल गैस्ट्रोएसोफेगल अल्सर होता है और टाइप 5 जो होता है वो किसी भी जगह हो सकता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक एनसेड यूज़। अगर एनसेड का यूज़ ज़्यादा है तो फिर अल्सर किसी भी जगह हो सकता है और उसको हम टाइप 5 में जो है वो, अब इधर जो है ना वो लोकेशंस बताई हुई हैं। टाइप 1 लेसर कर्वेचर पे होता है और जो टाइप 3 होता है, 2 कंबाइंड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल, इन दोनों लोकेशंस पे होगा। जो थर्ड वाला है वो प्री पायलोरिक होता है। फोर्थ वाला जो है वो जेक्सा एसोफेगल होता है और जो फिफ्थ वाला है वो ड्रग रिलेटेड, स्पेसिफिक करके अगर हम कहेंगे तो एनसेड रिलेटेड होता है। अब उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि एपिडेमोलॉजी इसकी क्या होती है, किन किन लोगों में
ये हो सकता है। तो द प्रिवेलेंस एच पाइलोरी इन्फेक्शन डेवलपिंग कंट्री में 50 से 100% होता है, और डेवलपिंग कंट्री में जो इसकी प्रिवेलेंस है वो बढ़ रही है। जो डेवलप्ड कंट्री में होती है उसमें एनसेड इंट्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एच पाइलोरी था, यहाँ पे एनसेड इंट्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं। अगर हम सेक्स की बेस पे बात करते हैं तो 3:1 मेल टू फीमेल रेशो होती है फॉर GU, एंड 4:1 ड्यूडेनल के लिए होती है। उसके बाद लाइफ टाइम प्रिवलेंस का बताया हुआ है कि मेंस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वुमेंस बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग एंड बाहर का खाना, उसकी वजह से उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पीक एज हमारे पास होती है वो इंक्रीज़ होती है 25 से 50 ईयर वर्ल्ड वाइड, बट हायर इन द डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होती है। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो ओल्डर एजेस ग्रुप में ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास 50। तो अगर एज की बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन बनती है, और अगर हम लोग बाकी भी हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स भी की। उसके बाद जो ड्यूडेनल अल्सर होता है, ड्यूडेनल साइट आर 4x एज कॉमन एज द गैस्ट्रिक साइट, मोस्ट कॉमन इन द मिडल एजेस। तो हम लोग कहते हैं कि जो ड्यूडेनल साइट होती हैं वो 4 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होती हैं एज द गैस्ट्रिक साइट मिडल एजेस में। मोस्ट कॉमन होता है कि मिडल एजेस में आपको इसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एक तो ड्यूडेनल में चांसेस ज़्यादा होंगे, दूसरा जो है वो मिडल एज में। अब इसकी जो पीक एज होती है वो 30 से 50 ईयर्स तक होती है। मेल टू फीमेल रेशो ये है कि मेल में 4 होती है और उसमें 1 होती है। देन जेनेटिक लिंक जो होता है वो 3 टाइम मोर कॉमन इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है तो देयर आर द चांसेस कि यू आर गोइंग टू गेट दैट 3 टाइम मोर कॉमन द पेशेंट विद द ब्लड ग्रुप O है तो ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन अप टू 95% होता है। स्मोकिंग इज ट्वाइस एज कॉमन, तो स्मोकिंग